नमस्कार, मैं हूं कविता, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, राजकीय महिला महाविद्यालय महेंद्रगढ़। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मांग की कीमत लोच और उसको मापने की विभिन्न विधियों के बारे में। इस टॉपिक के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था मांग की लोच के विभिन्न प्रकार तथा मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियों के बारे में। तो आइए एक बार फिर से नज़र डालते हैं मांग की कीमत लोच क्या होती है इस बारे में। तो मांग की कीमत लोच मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। डॉक्टर मार्शल ने मांग की कीमत लोच की परिभाषा इन शब्दों में दी है: Elasticity of demand may be defined as the percentage change in the quantity demanded divided by the percentage change in price। अर्थात मांग की कीमत लोच को मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग देकर निकाला जा सकता है। ये है मांग की कीमत लोच को निकालने का फार्मूला जो कि मार्शल ने दिया है। क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखिए आगे है मांग की कीमत लोच को मापने की विभिन्न विधियां। तो कौन कौन सी विधियां हैं? तो पहली है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और टोटल आउटले मेथड। सेकंड परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड यानी कि प्रतिशत या अनुपातिक विधि। तीसरी है पॉइंट अर्थात बिंदु विधि। फोर्थ वन इज आर्क यानी कि चाप विधि। फिफ्थ रेवेन्यू मेथड यानी कि आय विधि। तो आइए अब इन विधियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और टोटल आउटले मेथड। इस विधि का प्रतिपादन डॉक्टर मार्शल ने किया था। उनके अनुसार मांग की कीमत लोच को निकालने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कुल व्यय में कितना परिवर्तन होगा और किस दिशा में होगा। तो देखिए सबसे पहले है यदि कीमत में कमी या वृद्धि होने पर कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता तो मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होती है। ठीक है। दूसरा है यदि कीमत के कम होने पर कुल व्यय बढ़ जाता है और कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय कम हो जाता है, अर्थात कुल व्यय में परिवर्तन उस दिशा में होता है, अर्थात कुल व्यय में परिवर्तन कीमत में होने वाले परिवर्तन की विपरीत दिशा में होता है। अब तीसरी स्थिति है यदि कीमत के कम होने पर कुल व्यय कम हो जाए और कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाए, यानी कि कीमत में जिस दिशा में परिवर्तन होता है कुल व्यय में भी यदि उसी दिशा में परिवर्तन होता है तो मांग की कीमत लोच इकाई से कम लोचदार होती है। अब कुल व्यय विधि की व्याख्या हम एक टेबल के द्वारा भी कर सकते हैं। देखिए इस टेबल में जो इस टेबल का पार्ट ए है इसमें क्या है, जब वस्तु की कीमत 2 रुपये है तो कुल व्यय 8 रुपये है। ठीक। और जब वस्तु की कीमत बढ़कर 4 रुपये हो जाती है तो भी कुल व्यय 8 है
और यदि वस्तु की कीमत 2 रुपये से कम होकर 1 रुपया हो जाती है तो भी कुल व्यय 8 ही है। यानी कि कीमत के बढ़ने और कम होने का कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पर मांग की लोच इकाई के बराबर है। अब भाग बी में देखिए, जब वस्तु की कीमत 2 रुपये है तो वस्तु पर किए जाने वाला कुल व्यय 8 रुपये है। और जब वस्तु की कीमत 2 रुपये से बढ़कर 4 रुपये हो गई तो कुल व्यय 8 रुपये से कम होकर 4 रुपये हो गया। और इसी प्रकार जब वस्तु की कीमत 2 रुपये से कम होकर 1 रुपया हो गई तो कुल व्यय 8 रुपये से बढ़कर 10 रुपये हो गया। यानी कि कीमत में जिस दिशा में परिवर्तन हुआ है कुल व्यय में उससे विपरीत दिशा में परिवर्तन हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर मांग की लोच इकाई से अधिक है। अब देखिए पार्ट बी में क्या है, जब वस्तु की कीमत 2 रुपये है तो कुल व्यय 6 रुपये है। कीमत 2 से बढ़कर 4 रुपये हो गई तो कुल व्यय भी 6 से बढ़कर 8 रुपये हो गया। और कीमत जब 2 से कम होकर 1 रुपया हो गई तो कुल व्यय भी 6 रुपये से कम होकर 4 रुपये हो गया। यानी कि कीमत में जिस दिशा में परिवर्तन हो रहा है कुल व्यय में भी उसी दिशा में परिवर्तन हो रहा है। अतः यहाँ पर मांग की कीमत लोच इकाई से कम लोचदार है। आइए अब कुल व्यय विधि की व्याख्या हम एक डायग्राम की हेल्प से भी करते हैं। तो देखिए इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पर टोटल एक्सपेंडिचर को लिया गया है, वाई एक्सिस पर कीमत को लिया गया है और ये टी एस लाइन जो है ये कुल व्यय रेखा है। अब इस कुल व्यय रेखा का बी सी भाग जो है ये बी सी भाग ये इकाई के बराबर लोचदार मांग को प्रकट कर रहा है। कैसे, देखिए जब कीमत ओ एम है तो कुल व्यय है एम सी और जब कीमत ओ एम से बढ़कर ओ एन हो गई तो भी कुल व्यय एन बी अर्थात एम सी ही रहता है। तो यहाँ पर कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर मांग की लोच इकाई के बराबर है। अब इस टोटल एक्सपेंडिचर लाइन का टी बी भाग इकाई से अधिक लोचदार मांग को व्यक्त कर रहा है। कैसे, देखिए जब कीमत ओ एन है तो वस्तु पर किए जाने वाला कुल खर्चा एन बी है और जब कीमत ओ एन से बढ़कर ओ आर हो गई तो कुल व्यय जो है वो एन बी से कम होकर आर ए हो गया। यानी कि कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय पहले से कम हो गया। अतः यहाँ पर मांग की लोच इकाई से अधिक है। अब देखिए इस टोटल एक्सपेंडिचर लाइन का एस सी भाग जो है, ये जो है एस सी पार्ट, ये इकाई से कम लोचदार मांग को व्यक्त कर रहा है। कैसे, देखिए जब कीमत है ओ एम तो कुल व्यय है एम सी और जब कीमत ओ एम से कम होकर ओ पी रह गई तो कुल व्यय भी एम सी से कम होकर पी एस हो गया, सॉरी पी डी हो गया। तो इस प्रकार कीमत के कम होने पर कुल व्यय भी पहले से कम हो गया। तो अतः यहाँ पर मांग की लोच इकाई से कम लोचदार है। तो ये तो थी कुल व्यय विधि। अब आगे देखिए दूसरी विधि है मांग की कीमत लोच को निकालने की, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, प्रतिशत या अनुपातिक विधि। अब इस विधि में मांग की लोच निकालने के लिए क्या किया जाता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी, इसको किससे भाग दिया जाता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। तो यहाँ पर हम परसेंटेज भी कह सकते हैं या प्रोपोर्शनेट चेंज कह सकते हैं। तो देखिए प्रोपोर्शनेट चेंज जो है वो कैसे निकाला जाता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी। देखिए यहाँ क्यू जो है वो क्या है,
वो इनिशियल क्वांटिटी है और Q1 होता है न्यू क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है? Q1 माइनस Q। तो हमने क्या किया कि मांग की लोच निकालने के लिए क्या करना पड़ा है, यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय न्यू इनिशियल क्वांटिटी, उस सारे को भाग दिया है किसके द्वारा? चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस से। तो हमारे पास फार्मूला क्या बना लास्टली? ये हमारे पास फार्मूला बनता है, देखिए P अपॉन Q, यानी कि प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ये P है इनिशियल प्राइस और Q है इनिशियल क्वांटिटी, इनटू डेल्टा Q। डेल्टा Q क्या है? चेंज इन क्वांटिटी, अपॉन क्या है? डेल्टा P, चेंज इन प्राइस। तो अनुपातिक विधि या प्रतिशत विधि से मांग की कीमत लोच को निकालने का ये फार्मूला है। अब उसके बाद अगली विधि देखिए। अगली विधि है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, बिंदु विधि। अब बिंदु विधि का प्रयोग देखिए कब किया जाता है? पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड इज यूज्ड टू नो द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। और इस मेथड में क्या किया जाता है कि डिमांड कर्व पर जो एक बिंदु दिया गया है उसकी कीमत लोच निकालने के लिए बिंदु से नीचे के भाग को बिंदु से ऊपर के भाग से डिवाइड कर दिया जाता है। तो देखिए क्या है फार्मूला मांग की लोच को निकालने का बिंदु विधि के द्वारा? लोअर पोर्शन इज डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन। अब इस विधि के द्वारा कैसे निकालते हैं मांग की कीमत लोच? देखिए, अब यदि मांग वक्र एक सीधी रेखा के रूप में हो तो कैसे निकालेंगे इस विधि के द्वारा मांग की लोच? अब देखिए इस डायग्राम में ये जो MN है ये क्या है? एक सीधी रेखा के रूप में मांग वक्र है। अब इस डिमांड कर्व पर यदि कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉइंट पर मांग की लोच निकालने के लिए फार्मूला जो है प्रयोग किया जाएगा वो क्या है? बिंदु से नीचे का भाग, जो अभी हमने पीछे किया था, बिंदु से नीचे का भाग डिवाइडेड बाय बिंदु से ऊपर का भाग। ठीक है। तो देखिए अब मान लीजिए ये जो मांग वक्र है MN, एक सीधी रेखा है। मान लीजिए इस रेखा की लंबाई जो है वो है 4 सेंटीमीटर और ये जो P पॉइंट है ये बिल्कुल मिड में है। तो इस P पॉइंट पर मांग की लोच क्या होगी? P बिंदु से नीचे का भाग यानी कि PN डिवाइडेड बाय PM। अब PN जो है P बिंदु से नीचे का भाग, PN की वैल्यू क्या है? 2, और P से ऊपर के भाग यानी कि PM की वैल्यू क्या है? 2। तो इलास्टिसिटी कितनी आ गई? 1। तो यहाँ पर मांग की कीमत लोच क्या है? 1। अब देखिए ये जो N बिंदु है यहाँ पर मांग की कीमत लोच कैसे निकालेंगे? N बिंदु से नीचे का भाग क्या है? 0, और ऊपर का भाग NM, और NM की लेंथ क्या है? 4। तो क्या बना? 0। तो इस प्रकार यहाँ N बिंदु पर मांग की कीमत लोच है 0। अब इसी तरह ये जो y एक्सिस को जो पॉइंट टच करता है जैसे कि M बिंदु है, यहाँ पर मांग की लोच देखिए कैसे निकालेंगे? M बिंदु से नीचे का भाग MN यानी कि 4 और ऊपर का भाग 0। तो इलास्टिसिटी क्या आ गई? इन्फिनिटी। तो यहाँ पर मांग की लोच कैसी है? इनफाइनाइट। अब यदि A बिंदु पर मांग की लोच निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? A बिंदु पर A से नीचे का भाग AN और A से ऊपर का भाग AM। अब AN की वैल्यू हमारी इस 4 सेंटीमीटर की लाइन में कितनी बन रही है? 3, और A से ऊपर यानी कि AM भाग की लेंथ कितनी बन रही है? 1। तो क्या आ गई? इलास्टिसिटी कितनी आ गई हमारे पास? 3। तो इसीलिए यहाँ पर मांग की लोच यहाँ कैसी है? ग्रेटर देन 1।
और इसी तरह हम बी पॉइंट पर भी मांग की लोच निकाल सकते हैं। यहाँ पर मांग की लोच है <<1। ओके, तो ये तो था कि अगर मांग वक्र एक सीधी रेखा के रूप में हो। तो इसी प्रकार यदि मांग वक्र जो है वो नॉन लीनियर हो, यानी कि एक सीधी रेखा के रूप में नहीं हो, तब मांग की कीमत लोच कैसे निकाली जाएगी। तो यहाँ देखिए, व्हेन डिमांड कर्व इज नॉन लीनियर देन टू नो द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी पॉइंट located on it a tangent is so drawn as to touch this point। यानी कि ये देखिए डायग्राम में डिमांड कर्व है, ये आपका डी जो है ये डिमांड कर्व है, और इसके पी बिंदु पर मांग की लोच निकालनी है। तो क्या करेंगे, पी बिंदु को स्पर्श करती हुई एक टेंजेंट लाइन हमने ली, कौन सी, एम एन ये लाइन ली, और फिर हम पी बिंदु पर मांग की कीमत लोच निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगी, पी एन डिवाइडेड बाय पी एम। ठीक है, तो ये तो था बिंदु विधि के द्वारा मांग की कीमत लोच कैसे निकालेंगे। अब उसके बाद अगली विधि है चाप विधि। तो चाप विधि से मांग की कीमत लोच निकालने से पहले हम यह जानना चाहेंगे कि चाप होती क्या है। आर्क, एन आर्क इज द पोर्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए डिमांड कर्व, यानी कि मांग वक्र के 2 बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहा जाता है। जैसा कि इस डिमांड कर्व में देखिए, ये जो डी डिमांड कर्व है, इस पर 2 पॉइंट लिए गए हैं ए और सी, तो ए और सी के बीच के भाग को हम क्या कहेंगे, आर्क, चाप। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की कीमत लोच जो है वो चाप विधि के द्वारा निकाली जाती है। अब चाप विधि के द्वारा मांग की लोच कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जो फार्मूला है, ये हमने अनुपातिक विधि में ये फार्मूला लिया था। मांग की कीमत लोच क्या होती है इसके अनुसार, P अपॉन Q, प्राइस अपॉन क्वांटिटी। यहाँ पर प्राइस है ये इनिशियल प्राइस, और Q क्या है, इनिशियल क्वांटिटी, और डेल्टा Q क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि ये Q1 माइनस Q1 क्या होता है, न्यू क्वांटिटी, और इसी तरह डेल्टा P क्या है, चेंज इन प्राइस, यानी कि P1 माइनस P। ओके, तो अब अनुपातिक विधि में तो हमने ये फार्मूला यूज किया था कि P जो थी हमारे पास एक फिक्स प्राइस थी, इनिशियल प्राइस हमें पता थी। लेकिन यहाँ इस डायग्राम में देखिए, हम जो इस चाप के ऊपर, यानी कि A से C के ऊपर प्राइस के क्या है, कई वैल्यूज हो सकती हैं। तो प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो न्यू प्राइस है और जो इनिशियल प्राइस है, इन दोनों के समेशन को हम 1/2 यानी कि इनका हाफ कर देंगे। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, आगे देखिए हम क्या करेंगे, फार्मूला आपका वही बनेगा, चेंज इन क्वांटिटी तो हमें पता ही है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय जो हमने Q लेना था, उसके लिए हमने क्या किया, Q1 प्लस Q का हमने हाफ कर दिया, 1/2 ऑफ Q1 प्लस Q। इसी तरह इस सारे को हमने डिवाइड किया किससे, चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस हमें पता है P1 माइनस P, सारे को हमने डिवाइड किया हाफ ऑफ P1 प्लस P, ये इससे। ठीक है, तो हमारे पास लास्टली हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, ये हमारे पास कंस्ट्रक्ट होकर आया Q1 माइनस Q, यानी कि हम इसे डेल्टा Q कह सकते हैं, और Q के लिए हमने क्या किया, Q1 प्लस Q, और P के लिए हमने क्या किया, P1 प्लस P, और नीचे है हमारे पास, ये नीचे है P1 माइनस P, यानी कि डेल्टा P। तो देखिए जो हमारा अभी जो हमने पीछे देखा, ये हमारा था अनुपातिक विधि के द्वारा फार्मूला। तो चाप विधि के द्वारा जो फार्मूला बनेगा, तो उसमें देखिए क्या होगा,
P की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, P1 प्लस P आ जाएगा, और Q की जगह क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q, और इनटू क्या आ जाएगा, डेल्टा Q क्या है, Q1 माइनस Q अपॉन डेल्टा P क्या है, P1 माइनस P। ओके, तो ये फार्मूला हमारा हो जाएगा चाप विधि के द्वारा। ठीक है, तो ये तो थी चाप विधि। अब देखिए आगे हम और डिस्कस करते हैं अगला और आखिरी जो मेथड है वो क्या है हमारा, रेवेन्यू मेथड, आय विधि। तो आय विधि के द्वारा मांग की कीमत लोच निकालने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू की, औसत आय और सीमांत आय की सहायता से हम मांग की कीमत लोच को निकाल सकते हैं। तो देखिए औसत आय और सीमांत आय के जरिए मांग की कीमत लोच को निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज किया जाता है, तो ये है फार्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ए अपॉन ए माइनस एम। अब यहाँ पर ये ए क्या है, एवरेज रेवेन्यू औसत आय, और एम क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। यानी कि क्या फार्मूला बना, एवरेज रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, तो देखिए इस फार्मूले को हम रेखा चित्र की सहायता से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये है आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ रेवेन्यू मेथड। अब इस डायग्राम में देखिए वही एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है, रेवेन्यू को लिया है, आय को लिया है। तो ये जो ए बी जो लाइन है, ए बी कर्व जो है ये क्या है, ए आर कर्व। और ये हम जानते हैं कि किसी वस्तु का एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है वही उसका कीमत वक्र या वस्तु का मांग वक्र होता है। यानी कि इस डायग्राम में ए बी कर्व जो है वो ए आर कर्व भी है और वस्तु का मांग वक्र भी है। और ये जो दूसरी जो लाइन है ए एन लाइन, ये क्या है, एम आर कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब देखिए अब जो मांग वक्र पर ये पी बिंदु है, अब यहाँ पर हमें मांग की कीमत लोच निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने ये आय विधि के द्वारा मांग की कीमत लोच को निकालने का ये फार्मूला लिया। अब इस फार्मूले को हम बिंदु विधि की हेल्प से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए कैसे, बिंदु विधि के द्वारा हमें पता है मांग की कीमत लोच कैसे निकाली जाती है, लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन। यानी कि पी बिंदु पर मांग की कीमत लोच क्या हुई, पी बी डिवाइडेड बाय पी ए, ये जो दिखा रखा है यहाँ पर। अब पी बी जो है ये कौन से ट्रायंगल में है, पी एम बी ट्रायंगल में, और पी ए जो है ये कौन से ट्रायंगल में है, ए ई पी में। ठीक है, तो अब ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी एम बी और ट्रायंगल ए ई पी, दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स, तो इसीलिए इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इसलिए क्या होगा कि ये जो पी बी डिवाइडेड बाय पी एम जो है इसको हम क्या है, पी एम अपॉन पी ए भी लिख सकते हैं। क्या लिखा हमने, पी बी अपॉन पी ए को, दैट इज इक्वल टू पी एम जो है वो ट्रायंगल पी एम बी का जो है परपेंडिकुलर है, और ए ई जो है वो ट्रायंगल ए ई पी का परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर आ गई, पी एम अपॉन ए ई के बराबर। अब देखिए ट्रायंगल ए ई टी, ट्रायंगल ए ई ट्रायंगल ए ई टी ये ट्रायंगल, और दूसरा कौन सी है, ट्रायंगल टी पी एल, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हैं। तो इसीलिए इनकी जो
भुजाएं जो हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, यानी कि परपेंडिकुलर के बराबर होगा और बेस के बराबर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो PL है, जो कि ट्रायंगल TPL का परपेंडिकुलर है, ये किसके बराबर होगा? देखिए जरा, ये ट्रायंगल AET के जो है AE के बराबर होगा, यानी कि PL किसके बराबर हुआ? AE के बराबर। तो अभी हमने जो इक्वेशन 1 ली थी वो क्या थी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू PM अपॉन AE। तो PM अपॉन AE में हम क्या है, AE की वैल्यू जो PL आई वो पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या बन गया? PM अपॉन PL। अब हमें पता है PL जो है, ये देखिए इस डायग्राम में PL किसके बराबर है? PM माइनस LM के बराबर। तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम क्या लिख सकते हैं? PM जो हमने यहाँ पर ऊपर लिया है ये PM अपॉन PL की जगह हम क्या लिख सकते हैं? PM माइनस LM, ये लिख सकते हैं। अभी हमने निकाला PM किसके बराबर है, देखिए इस डायग्राम में PL किसके बराबर है? PM माइनस LM के बराबर। तो लास्टली हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर हमने यहाँ ली? PM अपॉन PM माइनस LM। अब ये PM जो है, ये PM ये क्या है? एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि ये P पॉइंट जो है ये एवरेज रेवेन्यू कर्व पर है। तो PM AR है और ये जो LM है ये क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू। तो PM और LM की वैल्यू जो है वो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगी हमारे पास? PM अपॉन PM माइनस LM इज इक्वल टू AR अपॉन AR माइनस MR, या हम यूँ कहें कि A अपॉन A माइनस M। तो ये था आय विधि के द्वारा मांग की कीमत लोच कैसे निकाली जाती है, उसका ये फार्मूला जो है हमने इसको प्रूव किया है। ठीक है, तो इस प्रकार आय विधि के द्वारा मांग की लोच को ज्ञात करने का फार्मूला है A अपॉन A माइनस M। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं मांग की कीमत लोच को मापने की विभिन्न विधियों के बारे में। तो आगे फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।